हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एजुकेशन फॉर कल पर। इससे पहले मैंने आपको मौलिक अधिकार के बारे में एक पार्ट बना के डाल दिया था, जो जिसमें मैंने बताया था लास्ट आपका 21A तक, जो आपका अनुच्छेद 21A है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, यानी शिक्षा का अधिकार, जिसके लिए ये अनिवार्य किया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। आज हम चर्चा करेंगे इसके नेक्स्ट यानी पार्ट 2 पर, जिसमें मैं अनुच्छेद 22 से लेके और अनुच्छेद 32 तक पूरा पढ़ाऊंगा। जिस किसी ने भी अगर पहली वीडियो ना देखी हो तो वो चैनल पर जाके वॉच कर सकता है, या मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक मोटी मोटी सी जानकारी हल्की सी हम देखते हुए चलते हैं। देखो, मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार को हम नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं, ठीक है। ये यूएसए से लिए गए हैं, ठीक है। अब अनुच्छेद 22 को हम पढ़ते हैं, यानी कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। यानी कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, इसका मतलब हम समझते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो, है ना, अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है संविधान के द्वारा। पहली, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, और जिसको गिरफ्तार किया है उसको 24 घंटे के अंदर ही दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा, और उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार भी दिया जाएगा, ठीक है। निवारक निरोध है क्या, इसको भी समझते हैं। किसी को नज़रबंद करना, है ना, किसी को नज़रबंद करने का मतलब क्या है, अपराध से पूर्व गिरफ्तार करना। यानी किसी ने अपराध नहीं किया लेकिन उससे पूर्व हमने उसको गिरफ्तार कर लिया, किस पे, संदेह के आधार पर। जैसे कि आपने देखा हो कि जैसे गैंगस्टर एक्ट लगती है, ठीक है, गैंगस्टर एक्ट लगी, जैसे ही चुनावी माहौल आता है तो उन गैंगस्टरों को क्या किया जाता है, पहले से ही कारागार में डाल दिया जाता है, यानी एक संदेह के आधार पर, यानी कि ये कोई अपराध ना करें, और इसका उद्देश्य होता है अपराध को रोकना। इसके अंतर्गत हम उस नागरिक को या उस व्यक्ति को 3 माह या 90 दिन के लिए जेल में रख सकते हैं। अगर हमें अधिक रखना है, यानी ये अवधि हमें और बढ़ानी है, तो अधिक रखने के लिए सलाहकार बोर्ड की अनुमति लेनी पड़ेगी। सलाहकार बोर्ड का जो सदस्य होता है वो कौन होता है, हमारा हाई कोर्ट का जज, ठीक है, हाई कोर्ट का जज। जितने भी पॉइंट यहाँ से बन सकते हैं मैं आपको सारे क्लियर कराऊंगा, बस वीडियो पर अंत तक बने रहिए, जिससे आपको बाद में अनुभव होगा कि आपको मौलिक अधिकार से शायद ही कोई क्वेश्चन बचा हो जो आप ना कर पाएं, ठीक है। अच्छा, निवारक निरोध जो है इसको कहाँ रखा गया है, समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में इसलिए रखा गया है कि इसके ऊपर केंद्र और राज्य दोनों का हस्तक्षेप हो सकता है, इसीलिए निवारक निरोध, यानी इस पर केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो इस पर कानून बना सकती है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, मैंने आपको बताया था, सम ऑसम यानी ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को, ठीक है। अब इससे संबंधित कानूनों के ऊपर हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि इससे संबंधित जो कानून हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है। पहला कानून हमारा बनता है निवारक निरोध अधिनियम 1950। निवारक निरोध अधिनियम 1950, जिसमें आप 90 दिन के लिए किसी को जेल में भेज सकते हैं, ठीक है। और ये कब लगा था, जब राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य करने से रोकना। यानी कि राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य करने से रोकना, यानी जहां पर राष्ट्र को हानि पहुंचाने वाला कोई ऐसा संगठन या समुदाय या कोई ऐसा व्यक्ति जो कुछ ऐसी उपद्रवता मचा सकता है, तो उसके लिए ये कानून लाया गया था, उसकी रोकथाम के लिए, ठीक है। और यह कानून 1969 में 1969 में समाप्त कर दिया गया। देखो, इसमें भी काफ़ी सारे मिथिक हैं, कहीं कहीं 1970 भी देखने को मिलता है, ठीक है, कहीं 1971 भी देखने को मिलता है ना।
लेकिन 1969 हो तो आप लगाएं। ठीक है। दूसरा जो आया आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, आंतरिक यानी अंदरूनी सुरक्षा के लिए, तो ये 1971 में आया था। ठीक है। और ये कब लगता है? आपातकाल के दौरान। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले सन 1975 में इंदिरा गांधी ने इसको लगाया था, इंदिरा गांधी। ठीक है। 1975 में इंदिरा गांधी ने इसको लगाया था। और वो क्यों लगाया था? कि कांग्रेस के विरोधी पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल भेजना, इसका जो मुख्य काम था। जो कांग्रेस के विरोधी थे, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, उनको जेल में भेजना। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के अनुकूलन न बैठने के कारण 1979 में इसको यह स्वतः समाप्त हो गया। यानी 1979 में ये क्या हो गया? स्वतः समाप्त हो गया। ठीक है। ये जो लास्ट में डेटा लिख रहा हूँ ये समाप्ति की है, ये समाप्त कब हो गई? ठीक है। ये स्वतः समाप्त हो गया। जिसको भी पॉइंट लिखने हो, किस संविधान संशोधन के तहत किसके अनुकूल नहीं बैठा था? ये 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है। इसके अनुकूल नहीं बैठा था ये, इसलिए। अच्छा, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, इसको मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी भी कहा जाता है। और इसमें जो जेल भेजने की अवधि है वो 21 माह की है, 21 माह। ठीक है। जो ऊपर लिख रहा हूं, जैसे यहाँ थे 90 दिन, यहाँ 90 दिन के लिए था, ये 21 माह के लिए। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1974। यानी कि विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी का जो ये है निरोध अधिनियम, सॉरी यहाँ गलत लिख गया, इसको सही कर लेना। निरोध अधिनियम 1974 में आया था। ठीक है। पहले इसमें तस्करों के लिए नजरबंदी की अवधि 1 वर्ष थी। जो तस्कर होते हैं ना, आपने सुने तस्करी करने वाले, जैसे कि अब जो यूपी से हैं तो लोग ये होते हैं आपके कट्टा, पिस्टल वगैरह, इनकी तस्करी करते हैं, या गांजा, चरस, इनकी तस्करियां होती हैं। तो तस्कर से आप समझ गए होंगे। इनकी तस्करों को रोकने के लिए विदेशी मुद्रा संरक्षण तस्करी निरोध अधिनियम के द्वारा नजरबंदी की अवधि 1 वर्ष थी, जिसे बढ़ाकर 2 वर्ष कर दी गई। कोई ज़्यादा खास पॉइंट नहीं है इसमें, तस्करी को रोकने के लिए और विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए। बस आपको ये याद रखना है कि इस अधिनियम के तहत जो इनकी अवधि थी 1 वर्ष की, वो बढ़ाकर 2 वर्ष कर दी गई। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। अच्छा, इस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो है ये 1980 में आया था। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसको हम अगर कहें तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी कह सकते हैं। मतलब अगर इसकी फुल फॉर्म पूछे कोई तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। इसका जो बनता है स्टार्टिंग के रासुका, यानी रासू का एक अधिनियम, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे रासू का। तो इसका मतलब क्या था? सांप्रदायिक या जातीय दंगे। आपने देखा होगा हमारे भारतवर्ष में दंगे वगैरह, ये तो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर काफ़ी सारे दंगे होते आए हैं। ठीक है। और ऐसी खतरनाक गतिविधियां जिनसे देश की सुरक्षा में अवरोध पैदा होता हो, है ना, तो उसके लिए आपका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 को लाया गया। ठीक है। इस एक्ट में एक फायदा था। इस एक्ट में क्या फायदा था? जब रासुका के द्वारा किसी व्यक्ति को अगर नजरबंद किया जाता है तो वह न्यायालय में अपील कर सकता है। क्या इसका सिर्फ एक जो फायदा था वो क्या था? ये इसमें जिसको नजरबंद किया गया वो न्यायालय में अपील कर सकता है ना, न्यायालय में अपील कर सकता है। ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 के तहत। नेक्स्ट हमारा आता है आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियों का निरोध। ये आया था हमारा 1985 में। ठीक है। इसे हम बोलते हैं टेररिस्ट एंड डिसरेस्पेक्टिव एक्टिविटीज एक्ट, है ना। तो इसमें जो जेल का जो अवधि थी वो 180 दिन या 6 माह बोल सकते हैं। ठीक है। यानी किसी को हम वो यहाँ पे पूरी प्रक्रिया चल रही है नज़रबंद करने की। ठीक है। तो जो आतंकवादी या विध्वंसकारी गतिविधियों का निरोध करते थे
तो उनके लिए ये एक्ट लाया गया और ये सर्वाधिक कठोर कानून था। कैसा कानून था ये? सर्वाधिक कठोर कानून था। ठीक है, और ये एक्ट सन 1995 को समाप्त हो गया। ये कब समाप्त हुआ? 1995 को समाप्त हो गया। देखो, जितनी जितनी इनके बारे में डिटेल में ज़्यादा कुछ नहीं है, आप इनकी हेडिंग को देखते ही खैर समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है आतंकवादी निरोध अधिनियम 2002। देखो 2002 में पार्लियामेंट पर हमला हुआ था, तब इस एक्ट को हम लाया गया। ठीक है। अच्छा, एक जो छोटे छोटे आपके पॉइंट रह गए हैं, जैसे कि जो आपका आतंकवादी वाला जो, एक सेकंड रुकना, टेररिस्ट एंड डेजर्टिव एक्टिविटी एक्ट 1985, इसको तो हम बोलते हैं टाडा। ठीक है, ये आपको जरूर बताना था मुझे, टाडा। ठीक है, और इसको बोलते हैं पोटो। पोटो आतंकवादी वाले को। ठीक है, तो टाडा और पोटो, इनको भी याद रखना जरूरी है। तो पोटो से मतलब होगा यहाँ पे प्रिवेंशनल ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो आतंकवादी निरोध अधिनियम 2002 में लाया गया और यह अधिनियम 2004 में समाप्त हो गया। ठीक है, तो अब तक हमने पढ़ा आप इसके बारे में, निवारक निरोध के बारे में, कैसे क्या क्या हुआ, किन दशाओं में गिरफ्तारी और उनके संरक्षण में किस किस को कौन कौन से नियम आए। ठीक है, फिर इससे संबंधित हमने कानून यानी निवारक निरोध अधिनियम, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी विरोध अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियों का निरोध। आतंकवादी निरोध अधिनियम 2002। अब हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसको अनुच्छेद 23 से 24 के मध्य रखा गया है, जिसमें अनुच्छेद 23 बालता श्रम का निषेध, यानी बालता श्रम का निषेध कहो या इसको मानव के दुर्व्यापार, या इसका अन्य नाम जो है मानव के दुर्व्यापार, इसके द्वारा होता क्या था कि इसमें आप किसी भी व्यक्ति से जबरन किसी से कोई काम नहीं करा सकते, यानी आप उसका शोषण करके उससे कोई काम नहीं करा सकते। जैसे आपने तो कह दिया कि अरे चलो भाई तुम्हें ये ईंटें उठानी है, तो ऐसा नहीं है कि कोई आपकी जबरदस्ती ईंटें उठाए। ठीक है, तो उसको बालता श्रम का निषेध अनुच्छेद 23 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 24, जिसमें बाल श्रम का निषेध किया गया है। देखो, बाल श्रम के बारे में मैंने इससे पहले एक आर्टिकल आया था आपका अनुच्छेद 21A। ठीक है, जिस किसी ने भी पिछली वीडियो ना देखी हो तो वो उस वीडियो को जरूर वॉच कर लें कि अनुच्छेद आपका जो था अनुच्छेद 21A, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है, यानी शिक्षा को अनिवार्य किया गया अनुच्छेद 21A के तहत। और जो शिक्षा का अधिकार था वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। तो 14 वर्ष से कम, जो 14 वर्ष के अंदर बच्चे चले गए, उनके लिए क्या है, बाल श्रम निषेध है। और किस परिस्थिति में, जैसे कि मान लो किसी को विषैली गैस की कोई कंपनी है उसमें काम कर रहा है, या कहीं विस्फोटक पदार्थ बन रहे हैं, वहां बच्चा, इस ऐसी जगहों पर बाल श्रम निषेध है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है। ये था हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन ट्रेंड कर जाता है। ठीक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक इसका वर्णन देखने को मिलता है। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की एवं धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। यानी कि अगर मैं कहूँ तो मैं अपने धर्म की स्वतंत्र, मतलब अपने धर्म के आचरण और उसके प्रचार के लिए स्वतंत्र हूँ, मैं किसी के लिए बाध्य नहीं हूँ। अंतःकरण यानी कि स्वयं से अगर मैंने किसी धर्म को माना है तो अबाध का मतलब आप समझिए बाधा उत्पन्न ना हो, यानी जिसमें बाधा उत्पन्न ना हो, उसको मानने के लिए, उसका आचरण करने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए मैं प्रत्येक तरीके से स्वतंत्र हूँ। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्य कैसे होते हैं?
मान लो जैसे कि अपने हिंदू भाई हैं तिलक लगाते हैं, मुस्लिम हैं वो टोपी वगैरह लगाते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, हिंदू यज्ञ हवन पूजा वगैरह करते हैं, है ना। तो उनके कार्यों के लिए ये स्वतंत्र है, ये हमें बताता है अनुच्छेद 26। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 27। राज्य किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगा। लेकिन भाई हम तो सब कर टैक्स देते हैं, है ना, इनकम टैक्स है, वाटर टैक्स है, हाउस टैक्स है, हम तो सब टैक्स देते हैं। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन दी गई है, राज्य किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगा। किस स्थिति में? जिसकी आय किसी धर्म या धार्मिक कार्य से आती है, जिसकी आय किसी धर्म या धार्मिक कार्य से आती है। जैसे अगर एग्जाम्पल तौर पे कहना चाहूँ, जैसे कोई भी ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट में जो पैसा आता है तो उस पर उनको टैक्स नहीं देना पड़ता। और ये किसके तहत होता है? तो आईपीसी की एक धारा है, आईपीसी की धारा 80C के तहत कर मुक्त होते हैं ये जो भी ट्रस्ट है हमारे, जो ट्रस्टी होते हैं, जो जहाँ पे ट्रस्ट लोग कहते हैं ना फंड वगैरह जमा करना, यानी किसी ट्रस्ट को दान करना, तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ता। ठीक है, तो आप अनुच्छेद 27 को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो या यूपीएसआई हो, स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट वीडियो आपको मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? राज्य निधि से पूर्णतः घोषित किसी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। यानी कि अगर जैसे आपके स्कूल है, कॉलेज हैं, इनमें आपको धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती अनुच्छेद 28 के अंतर्गत। ऐसे अगर शिक्षा दी जाने लगी तो हिंदू अपनी कहेगा, सिख अपनी कहेगा, मुस्लिम अपनी कहेगा, है ना, सब अपनी अपनी कहेंगे, तो वहाँ पढ़ाई नहीं, वहाँ सिर्फ एक ऐसी निजी पढ़ाई जो आपके जीवन को अच्छी तरीके से आप अपना जीवन यापन कर सको, उस तरह की सुगम शिक्षा आपको प्रदान की जाएगी। ये अनुच्छेद 28 के अंतर्गत कहा जाता है, जहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। ठीक है, नेक्स्ट है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। तो अनुच्छेद 29 और 30 में क्या है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक में कैसे? आपके जैन हैं, है ना, मुस्लिम हैं, आपके ये लोग किस में आ जाते हैं? अल्पसंख्यक में आ जाते हैं। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण यानी कैसा? इनकी भाषा, संस्कृति, लिपि इत्यादि को सुरक्षित रख सकें, इसके लिए अल्पसंख्यक वर्गों के लिए अनुच्छेद 29 का प्रावधान है। अब आपका आता है नेक्स्ट अनुच्छेद 30, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। ठीक है, तो शिक्षण संस्थानों की स्थापना यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं वो अपने लिए निजी शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रशासन करने का अधिकार है। इसमें कोई भी मतलब आपकी राज्य सरकार हो तो उसमें कोई भी दखल नहीं दे सकता। ये हमें अनुच्छेद 30 के तहत इसका प्रावधान हमको मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा। इसके अंतर्गत एक ही अनुच्छेद आता है, वो है अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद 32। तो सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकार में प्रवर्तन की शक्ति यानी कि लागू करने की, प्रवर्तन माने लागू करने की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें दायर कर सकता है। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हम बोलते हैं मैंडामस, परमादेश को बोलते हैं मैंडामस, इसको बोलते हैं हेबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण को बोलते हैं हेबियस कॉर्पस, परमादेश को बोलते हैं मैंडामस, प्रतिषेध को बोलते हैं हम प्रोहिबिशन। ठीक है, और उत्प्रेषण को बोलते हैं सर्टियोररी। ठीक है, देखो थोड़ी मिस्टेक हो सकती है लेकिन आप समझ जाना। ठीक है, और 5वां है अधिकार प्रच्छा यानी को वारंट। ठीक है, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये 5 प्रकार की रिटें हैं।
और इनको ये रिटें मिलती हैं अनुच्छेद 32 के तहत। किसके? अनुच्छेद 32 के तहत। ऐसे ही हाई कोर्ट के पास भी यही 5 रिटें दायर करने का प्रावधान है, और हाई कोर्ट की जो ये रिटें का प्रावधान देखने को मिलता है वो आर्टिकल 226 के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज का जो सेशन था हमारा मौलिक अधिकार यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स, जो पूर्णतः कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पर अपनी चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।